हेलो बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं जो कि IMU CET 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, साथ में कॉपी पेंसिल पेन लेके बैठिएगा और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फॉर्मूलाज यहां पे समझाए हैं, वो सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट्स लिखते चले जाइएगा, तभी इसका फायदा होगा। एग्जाम से पहले भी एक दिन पहले आपको रिवीजन करने में काफी इजी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंफॉर्मेशन और 25-26 का अगले साल का जो IMU CET का प्रिपरेशन है उसकी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अपनी रेडी कर रहे हैं, चलाने वाले हैं सेकेंड वीक ऑफ जून से। सो दोज ऑफ यू who want to take a drop either to improve your percentage or to prepare for IMU CET for the next year 2026 batch, then you can enroll with us online also, offline also। ऑनलाइन की जो फीस है वो मात्र 14,999 है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स कवर कराएंगे अलोंग विद द इंटरव्यू प्रिपरेशन। और जो लोग ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे। इसकी जो फीस है वो 60,000 रुपीज है फॉर द कोर्स। एंड आप अगर लखनऊ से बाहर हैं तो आपको डेफिनेटली लखनऊ में हॉस्टल लेना पड़ेगा, हमारा खुद का हॉस्टल है। उस हॉस्टल में भी आप आ सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। और नीचे हमारी कोचिंग है, ऊपर हमारा हॉस्टल है, तो गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए काफी सेफ एंड सिक्योर है। सो अगर आप ऑफलाइन में भी आना चाहें तो ऑफलाइन के लिए भी हमारे पास डोर्स ओपन है, बोथ फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अगर आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब पढ़ाई करते हैं और स्ट्रेट लाइंस कवर करते हैं। Hello everyone, and today we are back with another important topic, the straight lines। तो straight lines में हम पॉइंट की भी बात करेंगे और वो सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी हैं। तो क्या क्या होता है इन स्ट्रेट लाइंस में, इसकी बात करेंगे। लेकिन स्ट्रेट लाइंस का जो आधार है, जो सबसे बेसिक चीज़ है, उससे शुरुआत करते हैं। दैट इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आप बचपन से सब लोग जानते ही हो, बहुत अच्छे से पढ़ी सुना ही है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, परख लेते हैं, ताकि स्ट्रेट लाइंस में आपको करने में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, एक्सिस बना लेते हैं। एक आपका एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको एक्स से डिनोट करते हैं। इसका जो लेफ्ट साइड है इसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं। और जो ये मिडिल पॉइंट होता है, दिस मिडिल पॉइंट इज पॉइंट 0। ठीक है, बेसिकली जो आपका एक्स एक्सिस होता है दैट इज एक्चुअली द रियल नंबर लाइन। जितने भी नंबर आप सोच सकते हो आप इस नंबर के इस लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हो। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए बनाया गया कि कोई चीज़ अगर स्पेस में है, 2D स्पेस में है, जैसे कि एक प्लेन पेपर है, इवन ये बोर्ड ही है, मुझे कोई एक पॉइंट, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कुछ दे दिया इस तरीके से, उसको मेरे को बताना पड़ेगा कि कहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है इस पूरे बड़े से स्क्रीन पर। तो वो पॉइंट का जो लोकेशन है, लोकस है, उसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से बता सकता हूँ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं। अभी 2D की बात 3D भी करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन अभी 2D के बारे में समझते हैं। तो भाई एक चीज़ समझो कि ये जो पॉइंट है पूरी स्पेस में, अच्छा इसको लिख लेते हैं पहले। ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका नेगेटिव वाई का साइड हो गया, वाई डैश। तो इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं किसी भी एक लेटर से जिसको हम P बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं x, y। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं x, y। अब ये x, y ऐसे ही कुछ नहीं है, इनका भी अपना एक मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। अगर हम इस x कोऑर्डिनेट की बात, इसकी बात करें x की, तो ये आपका बेसिकली बनता है x कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको समझाते हैं x कोऑर्डिनेट, और दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। इसको कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, इसका एक नाम क्या होता है, एब्सिसा। ये होता है आपका y कोऑर्डिनेट, दिस इज नोन एज y कोऑर्डिनेट। इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं, बट मैं कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ अभी। और दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सिंपल ऑर्डिनेट। तो कभी आपको ऑर्डिनेट वर्ड दिखे तो आप समझ लेना आपसे हम y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब इस x का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये तो कोऑर्डिनेट हो गया, इस x का मतलब क्या होता है कि भाई हम x एक्सिस मतलब 0 से लेके x एक्सिस पे कितना चले ये बताता है हमें x कोऑर्डिनेट। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉप करता हूँ, इस तरीके से समझो, अगर मैं ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूँ तो बेसिकली ओरिजिन से जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, जो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ये आपका y होगा। ये क्या होगा, ये आपका y डिस्टेंस होगा। y यूनिट्स आप 0 से लेके इस तक गए, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैं वर्टिकली मुझे कितना जाना पड़ेगा वो मुझे y बताता है, और हॉरिजॉन्टली कितना जाना पड़ेगा वो मुझे x बताता है। सो x इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, एंड y इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। भाई देखते रहो, समझते रहो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन कोऑर्डिनेट्स की भी, इनको भी हम लिख सकते हैं कि भाई 0 पॉइंट से हम यहाँ आए, तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट भी अगर लिखना होगा, दिस कैन बी रिटन एज 0, y। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी किस पे, हम y एक्सिस में, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं, दिस लाइन इज नोन एज y एक्सिस, एंड दिस लाइन ये वाली जो है इसको हम लोग कहते हैं x एक्सिस, दिस इज नोन एज x एक्सिस। ये पूरी स्ट्रेट लाइन x एक्सिस कहलाती है। अब यही पॉइंट जैसे मुझे यहाँ से 0 से लेके मुझे इस पॉइंट पे जाना है, देन इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x, 0। हमेशा हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हम लोग इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बात भी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सो मेजर चीज़ें हमने कर ली हैं। अब रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जितने भी यहाँ पे एक्सिस हैं या जितने भी ये पॉइंट्स हैं सब 90 डिग्री पे अलाइंड है, सब 90 डिग्री पे अलाइन है। तो रेक्टेंगुलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे अलाइंड होते हैं। Since x axis and y axis are at 90 degree with respect to each other। ठीक है, with respect to each other, एक दूसरे से ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल देते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है, वो सबसे पहले वाली बात हम करते हैं, वो ये बीचों बीच पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। दिस गाय हियर इज नोन एज द ओरिजिन, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, 0। दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पे 0 एग्जिस्ट होती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं ओरिजिन, एंड दैट इज 0, 0। आगे बात करते हैं। देखो बेटा, आगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला। हम हर एक चीज़ समझेंगे स्ट्रेट लाइन और पॉइंट के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या है ये डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला इज बेसिकली किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से निकालते हो। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक कोई एक लाइन खींचते हो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पे लेट से बी है, और आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, जहाँ पे जो ए का कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 हो जाता है, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 हो जाता है। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इनके बीच का डिस्टेंस होता है, तो दिस इज रिटन एज ए बी का मॉड मतलब कि डिस्टेंस बता रहे हैं। तो दिस इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप बेसिकली x2 और इन कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को निकाल सकते हो। तो दिस फॉर्मूला हियर इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला हियर इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक्स सी बातें हैं, बहुत आसान सी चीज़ें, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, वो पॉइंट्स की वैल्यू बस आपको यहाँ पे रखनी है इस फॉर्मूले में, एंड यूल गेट द डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? देखो इसको भी
देखो, आपके पास कोई लाइन है, आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, यह वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इस पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये स्ट्रेट लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। ए और बी को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, और मैं आपसे पूछता हूँ इसमें एक पॉइंट पी आता है, इसमें एक पॉइंट पी आता है जो इस लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करता है, एंड दैट रेशियो इज, लेट्स कॉल दिस एज m/n। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये m पार्ट हो गया, ये n पार्ट हो गया, m टाइम्स समथिंग हो सकता है, n टाइम्स समथिंग हो सकता है, ये होगा आपका। एंड ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे x1, y1, और पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2, y2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं। देखो, इसको याद करने का जो बहुत अच्छा तरीका है, m1 m2 भी ले सकते थे, मैं m और n लेके चल रहा हूँ। m और n इसलिए कि आपको बस ये याद रखना है। याद क्या करना है भाई, ये जो n होगा, ये जो n होगा वो इधर वाले पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो m होगा वो इधर वाले पॉइंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो m है बेसिकली वो यहाँ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस आप मान सकते हो, और n जो है वो यहाँ से पॉइंट P से B की डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि भाई AP is to PB, AP is to PB is equal to M is to N, ठीक है। AP is to PB इज इक्वल टू m is to n। और ये जो पॉइंट P है आपका, ये जो पॉइंट P है वो A और B के बीचों बीच लाई कर रहा है। तो जब बीचों बीच कोई चीज़ लाई कर रही होगी तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो चीज़ इंटरनली डिवाइड कर रही है। तो इसको वी कैन से दिस इज द इंटरनल डिवीजन, इसको कहेंगे इंटरनल डिवीजन। तो जब ये इंटरनल डिवीजन हो रहा होगा तब फॉर्मूला क्या बनेगा वो बात को समझते हैं, ठीक है। जब ये इंटरनल डिवीजन हो रहा होगा तो फॉर्मूला क्या बनता है। तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ध्यान से समझना होते क्या है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो क्या होंगे, इसमें एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट x और y पे डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई ये जो m है वो इधर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो x में व्हाट विल डू इज विल मल्टीप्लाई दिस mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। mx2, m उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हुआ, ये n इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हुआ, और डिवाइड करेंगे इसको m प्लस n से। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेटेड एवरेज वाला प्रॉब्लम। यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, विल राइट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये जो आया है फॉर्मूला, दिस इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला, दिस इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला। अब इसको आप m1 m2 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने m और n लिया, आप इसको m1:m2 भी ले सकते थे। इससे याद करना आसान होता है, m2x1 m1x2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो वो आप याद कर सकते हो। लेकिन समझना ज़रूरी था आपको कि ये m1 m2 है क्या, ठीक है। सो दिस इज व्हेन इंटरनल डिवीजन इज अकरिंग इन द लाइन। अब एक बात और कर लेते हैं, जब आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा होगा, जब आपका एक्सटर्नल डिवीजन यहाँ पे हो रहा होगा, तो सेम सेक्शन फॉर्मूला में ही वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल डिवीजन। किस तरीके से होगा एक्सटर्नल डिवीजन वो भी देखो। भाई देखो, आपके पास एक लाइन थी, ये लाइन ए बी थी, लेट्स कॉल दिस लाइन एज ए एंड बी, और एक पॉइंट क्यू था, ये ए हो गया, ये बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और जो पॉइंट क्यू था वो इसके बाहर कहीं लाई कर रहा है, इसके बाहर कहीं लाई कर रहा है। इसको सही से बना लिया जाए, जो पॉइंट क्यू होगा इसके एग्जैक्टली कहीं बाहर लाई कर रहा होगा, समथिंग यहाँ पे। इसका कलर चेंज करके ब्लू कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, ठीक। तो एक पॉइंट Q है वो कहीं यहाँ पे आपका लाई कर रहा होगा, और जो ये Q है इस AB को m/n में डिवाइड करता है। जो ये Q है इस AB को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। अब जब डिवाइड m/n में कर रहा है तो बीच में तो कोई पॉइंट है नहीं, यानी कि अगर मैं कहूँ Q डिवाइड्स, इफ आई राइट, यहाँ पे लिख देते हैं Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी, मैं लाइन ए बी लिख रहा हूँ, तुम समझ लो लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, लाइन ए बी इन रेशियो
m/n इन रेशियो m/n, मतलब a से q का डिस्टेंस m है और b से q का डिस्टेंस n है. सो व्हाट दैट मीन्स इज कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली बना लिया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है पूरा, ये m यूनिट्स है, ये आपका m यूनिट्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका n यूनिट्स है. ये बात अगर आप समझ गए तो आप यहाँ पे चीज़ों को समझ गए. ठीक है, बात समझ में आई. तो A से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो m यूनिट्स है, और B से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो n यूनिट्स है. तो ये आपका बन जाएगा सेक्शन फॉर्मूला जब हमारा एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा होगा. इसको थोड़ा सा इधर कर लिया जाए. ठीक है, ये बन जाएगा. तो याद रखना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस m है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस m है, तो ये आपका m/n रेशियो में डिवाइड होगा. ठीक है, ये आपका m/n रेशियो में डिवाइड होगा. तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि भाई AQ/BQ इज इक्वल टू m/n, ये चीज़ है. तो जो Q पॉइंट आएगा देखो क्या आएगा, सिमिलरली करना वही है. इस A के कोऑर्डिनेट आपके x1, y1 थे, इस B के कोऑर्डिनेट आपके x2, y2 थे. तो करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. ये जो n है ये B से Q का डिस्टेंस है, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो लिख लो भाई इसको, जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका mx2 माइनस nx1. तो देखो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का यहाँ पे आया, और माइनस वो वैल्यू होगी जो छोटी होगी दोनों में. ये m बड़ा होगा n छोटा होगा, तो माइनस वो वैल्यू होगी जो छोटी होगी, डिवाइडेड बाय m माइनस n, कॉमा ऐसे my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n. सो ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आ जाता है. तो ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ. ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट. हार्मोनिक कॉन्जुगेट. ठीक है, सो व्हाट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो देखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट में क्या होता है कि अगर एक ऐसी हम लाइन बना दें, सीधी लाइन है, सीधी लाइन बना दी, और इस लाइन को बोल दिया AB, इस लाइन को बोल दिया AB, एक इसमें पॉइंट P है, एक इसमें पॉइंट P है, और इसमें एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, एक इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट आपका हो जाएगा, एंड दैट पॉइंट लेट्स से नोन एज Q. ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, पॉइंट Q. तो अगर आपका जो P है, यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि भाई जो P है डिवाइड्स इंटरनली, या P इंटरनली डिवाइड्स बोल सकते हो, P डिवाइड्स AB इंटरनली इन रेशियो m/n. ठीक है, जो P है वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है रेशियो m/n में, एंड Q डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन सेम रेशियो m/n. तो जब दोनों के रेशियो सेम होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल का, तो जो आपका ये AP है, AB है और AQ है, ये तीन चीज़ें, देन AP, AB and AQ are in harmonic progression. तो आपका जो ये होगा ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा. और ये पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि P एंड Q, जो पॉइंट्स हैं आपके, लिख लो पहले, पॉइंट्स P एंड Q are known as harmonic conjugate to each other. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा एक दूसरे में. और जो फॉर्मूला होगा देखो, AP, AB, AQ, HP में होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो बीच वाला पॉइंट है, यानी कि ट्वाइस ऑफ AB विल बी इक्वल्स टू 1/AP
+1/AQ। तो ये वाला पॉइंट आपका आएगा HP में, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये होता है आपका हार्मोनिक कंजुगेट की पूरी मीनिंग, ठीक। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल सेंटर्स की या कुछ स्पेशल पॉइंट्स की, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अ स्पेशल पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम स्पेशल पॉइंट्स की हम यहाँ बात करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ सम स्पेशल पॉइंट्स, ये है हमारा हेडिंग, दिस इज माय हेडिंग, और इसमें हम पॉइंट्स को डालेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए लेट्स यूज जस्ट अ सेकेंड, ओके। जितना यूज होगा, ठीक है, वरना फिर इरेज करा जाएगा। सो जो पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द सेंट्रॉइड। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो सेंट्रॉइड होता क्या है ये समझ लेते हैं भाई, कि अज्यूमिंग आपने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। ट्राइंगल किसी भी तरीके से हो सकता था, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो सकता था, एंड यहाँ से आपने मीडियन एक पास कराई, यहाँ से आपने एक मीडियन पास कराई, ये आपका पॉइंट्स A, B एंड C हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आपके x1, y1 हो जाएगा, ये आपका x2, y2 एंड ये x3, y3। तो ये तीन आपके पॉइंट्स हैं। ये जो लाइन है दिस लाइन इज़ द मीडियन, दिस लाइन इज़ नोन एज द मीडियन। मीडियन का काम क्या होता है, जो अपोजिट साइड होती है उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, जो अपोजिट साइड होती है उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब ऐसे ही दो से ज़्यादा मतलब दो मीडियंस के इंटरसेक्शन से, जहाँ पे जिस पॉइंट पे सारी मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे आपकी सारी मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा जहाँ पे सारी की सारी मीडियन इंटरसेक्ट करेंगी, ये वाला इक्वल पार्ट में बटेगा, ये वाला भी आपका इक्वल पार्ट में बटेगा। लेकिन जो ये पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज़ नोन एज जी, दिस पॉइंट इज़ नोन एज जी। और जो ये जी होगा, ये पॉइंट जो जी होगा, हर एक मीडियन को, चाहे जो भी मीडियन आप उठा लो, उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। जो ये पॉइंट जी होगा, सेंट्रॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, तो जी डिवाइड्स द मीडियन in ratio 2:1। अब 2:1 मतलब कोई भी मीडियन होगी, जैसे ए बी है तो ए से कंसिडर करेंगे और यहाँ तक जो वर्टेक्स है वहाँ से आपको देखना है, तो 2:1 के रेशियो में वो डिवाइड कर रहा होगा। अब इसका कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, आप सेक्शन फार्मूला से भी निकाल सकते हो, बट जो जी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो जी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 + x2 + x3 होल डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 एंड होल डिवाइडेड बाई 3। ये आपके सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, एंड ये होता है सेंट्रॉइड, ठीक है। दिस इज योर सेंट्रॉइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको वाइट से कर लेते हैं, ये आपका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आते हैं भाई अगली बात की ओर, विच इज़ द इन सेंटर, ठीक। अगले ज्योमेट्रिक पॉइंट पे आते हैं, सेकंड नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे, विच इज़ द इन सेंटर। देखो इन सेंटर क्या होता है, बेसिकली जितने भी आपके एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं। तो एक ट्राइंगल ले लिया जाए, जितने आपके यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर्स होंगे, जितने आपके एंगुलर बाइसेक्टर होंगे उनका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट से अगर मैं कंसिडर करूँ, एक लाइन ये गई, लेट्स से एक लाइन ये गई, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक लाइन आपकी ये गई कुछ इस तरीके से,
ठीक है। तो जो यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ पे इक्वल एंगल्स बनेंगे, यहाँ पे आपके ये वाले इक्वल एंगल्स बनेंगे, यहाँ पे आपके ये वाले इक्वल एंगल्स बनेंगे। तो यहाँ पे एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कोई लाइन करती है, वो लाइन कहलाती है आपकी एंगुलर बाइसेक्टर। दिस इज़ योर एंगुलर बाइसेक्टर। और एंगुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं इन सेंटर, आई। ठीक है, इन सेंटर इज डिनोटेड विथ आई। एंगुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ही वी कॉल एज आई। ठीक है, तो भाई इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना भी बहुत आसान है। सिंपली आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके अगेन x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। और एंगल ए के सामने वाली जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एंगल बी के सामने वाली जो लेंथ होती है उसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और एंगल सी के सामने जो होती है उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो ये ए बी सी स्मॉल क्या है, ये लेंथ्स हो गई आपकी। तो जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आता है वो आता है आपका, ये बड़ा ध्यान से देखना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। ठीक है, ax1 मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसी के साथ, ये वाला पॉइंट इसके साथ, ये वाला पॉइंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा a प्लस बी प्लस सी से, डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, कॉमा ये आ जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। तो ये होता है आपका इन सेंटर का फॉर्मूला, ये होता है आपका इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इन सेंटर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप इसको रेडियस लेके, इस मतलब कि इन सेंटर से लेके ये इस चीज़ को अगर आप रेडियस लेके एक सर्कल को ड्रॉ करते हो, इसको रेडियस लेके एक सर्कल को ड्रॉ करते हो, तो वो कुछ सर्कल इस तरीके से दिखता है, वो तीनों साइड्स को टच करते हुए मिलेगा। और ये सर्कल जो होगा, ये वाला जो सर्कल आपने बनाया होगा, ये जो सर्कल आपने बनाया होगा, इस सर्कल को कहा जाएगा इन सर्कल, इस सर्कल को कहा जाएगा इन सर्कल। ठीक है, इन रेडियस निकालने का भी फॉर्मूला होता है, उसकी भी हम बात अभी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इन सेंटर जैसा कुछ होता है तो डेफिनेटली एक्स सेंटर जैसा भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। तो थर्ड पॉइंट इज एक्स सेंटर, एक्स सेंटर। ठीक, थर्ड पॉइंट इज एक्स सेंटर या एक्स सेंटर्स होंगे, क्योंकि कई सेंटर्स यहाँ पे लाई करेंगे। ठीक है, एक्स सेंटर्स होंगे, यहाँ पे कई एक्स सेंटर्स लाई करेंगे। तो भाई एक्स सेंटर क्या होता है ये भी समझ लो भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन जानना ज़रूरी है। तो देखो आपके पास एक ट्राइंगल है, यह है वो ट्राइंगल, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। ठीक है, एक आपने यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मेशन किया। अगेन जो पॉइंट्स हैं आपके वही पॉइंट्स रहेंगे ए बी सी। तो आपका ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया और यहाँ पे सी पॉइंट हो गया। ये आपकी साइड ए हो गई, साइड बी एंड साइड सी। तो साइड्स का भी आपको क्लियर हो गया फंडा और एंगल्स का भी समझ में आ रहा होगा, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो देखो बच्चों, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे ऐसे एक्सटेंड करते हो, आप इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हो और इसको भी थोड़ा सा आगे ऐसे एक्सटेंड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा जो तीनों साइड को टच करते हुए, तीनों साइड्स को यहाँ पे टच करते हुए निकलेगा। राइट, तीनों साइड्स को यहाँ पे टच करते हुए निकलेगा और इसका जो सेंटर होगा वो आपका एक्स सेंटर कहलाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो, तो अगेन कुछ इस तरीके से सर्कल का फॉर्मेशन होगा, भाई ये टच करते हुए निकलेगा, याद रखना। अगेन यहाँ पे इसका कोई सेंटर होगा, ये भी एक एक्स सेंटर कहलाएगा। सेम चीज़ इधर, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो, तो भाई यहाँ पे भी एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा जो तीनों साइड्स को टच करके निकलेगा, इसको भी हम एक्स सेंटर बोलेंगे। अब ध्यान से समझो भाई, ये जो x1 y1 वाला है इसको हम e1 बोलेंगे, x2 y2 के सामने वाले को हम e2 बोलेंगे और x3 y3 के सामने वाले को हम e3 बोलेंगे। अब इनके फॉर्मूले समझ लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इन सेंटर का अगर आपको याद है तो दिस इज़ क्वाइट ईजी,
तो भाई जो E1 की वैल्यू आएगी, जो E1 की वैल्यू आएगी वो देखो ईजी है। आप अगर ए लेके कर रहे हो, देखो आप यहाँ पे ए लेके कर रहे हो, तो बस आपको जो वैल्यू लेनी है इन सेंटर में, यहाँ पे ए को नेगेटिव ले लो, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा माइनस ay1 प्लस by2 एंड प्लस में cy3 अगेन डिवाइडेड बाय माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपकी E1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली E2 एंड E3 भी मिल जाएगा। E2 में क्या होगा, अब ये ax1 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन माइनस में bx2 हो जाएगा। तो जो भी पॉइंट निकाल रहे हो उस पॉइंट का जो कोफिशिएंट के साथ वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी, कॉमा यहाँ पे इट विल बी ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी। ऐसे E3 की वैल्यू भी आ जाएगी, इट विल बी ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस सी, कॉमा ay1 प्लस by2 माइनस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस सी। तो भाई ये तीन एक्स सेंटर्स बनते हैं, तीनों का फॉर्मूला समझ लो किस तरीके से ये रिलेट होते हैं। क्लियर? तो ये आपका होता है एक्स सेंटर्स के तीन फॉर्मूलेस। आगे बढ़ते हैं भाई ऑर्थो सेंटर पे और सर्कम सेंटर पे। ठीक है, ऑर्थो सेंटर पे एंड सर्कम सेंटर पे। सो जो नेक्स्ट है फोर्थ, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। पहले एक एक करके करते हैं। ऑर्थो सेंटर, ठीक है। सो व्हाट्स एन ऑर्थो सेंटर? देखो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ इस तरीके से, फ्री हैंड वाला बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ इस तरीके से कुछ, और इसमें कुछ लाइंस बनाता हूँ जो एक्चुअल में से परपेंडिकुलर लाइंस हो, द एल्टीट्यूड्स, यहाँ से भी सेम चीज़ जो यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन करे, यहाँ से भी सेम चीज़ जो यहाँ पे आके 90 डिग्री का फॉर्मेशन करे। तो यहाँ से ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। तो पॉइंट आपके ए हैं, बी है और सी है। ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओ। दिस पॉइंट इज नोन एज ओ एंड दिस इज द ऑर्थो सेंटर। ठीक, अगेन वही है कि भाई ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स कहलाती क्या हैं? ये लाइन्स कहलाती क्या हैं? दीज लाइन्स आर नोन एज द एल्टीट्यूड्स। दीज लाइन्स आर नोन एज द एल्टीट्यूड्स। ठीक है, इनको हम एल्टीट्यूड्स कहते हैं। और ये जो ओ आया है ये ऑर्थो सेंटर होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x3, y3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा तिरछा होता है, बट अगेन ईजी ही होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे ABC आ रहा था, यहाँ पे जो ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला आएगा वो आएगा भाई x1 इंटू टैन ए, x1 इंटू टैन ए। तो x1 क्या है? ये पॉइंट x1, और टैन ए क्या है? ये एंगल ए पूरा, ये जो भी एंगल ए है वो आपका टैन ए आ जाएगा, प्लस x2 टैन बी प्लस x3 टैन सी डिवाइडेड बाय टैन ए डिवाइडेड बाय टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी। ठीक है, ये हो जाएगा, कॉमा इसके जो y कोऑर्डिनेट होंगे अगेन y1 टैन ए प्लस y2 टैन बी प्लस y3 टैन सी डिवाइडेड बाय टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा ऑर्थो सेंटर का। टैन के टर्म्स में ये वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको इनकी फॉर्मूले ही याद करने हैं। ऑर्थो सेंटर में ये होता है, उसमें ये होता है, तो ये सब अगर याद है तो कोई भी दिक्कत वाली बात एज सच आपको नहीं आएगी, ये भी कंफर्म है। ठीक, लास्ट पे आते हैं, दैट इज़ द सर्कम सेंटर। दैट सेंटर, फिफ्थ वन इज द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर।
सो व्हाट्स अ सर्कम सेंटर? व्हाट्स अ सर्कम सेंटर? देखो अगर आप कोई भी ट्राइंगल लेते हो, मेक एनी ट्राइंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, कोई भी रैंडम ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी ट्राइंगल अगर ले रहे हो और उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है? वो लाइंस जो इसको दो इक्वल परपेंडिकुलर हों, किसी भी साइड से परपेंडिकुलर हों और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करे। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इज द मस्ट। तो देखो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक इधर से जाएगा, सीधा कर लें, हाँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक इधर से जाएगा। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कुछ इस तरीके से निकल के जाएगा। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा वो इधर से निकल के जाएगा। तो आप देख रहे हो इनकी जो लाइन, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बन रहे हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बन रहे हैं वो 90 डिग्री तो होना ही चाहिए। ये सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेंगे। ये जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो जो ये सेंटर आया, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज द सर्कम सेंटर। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज द सर्कम सेंटर। और अगर आप एक सर्कल को ड्रॉ करते हो, अगर आप एक सर्कल को ड्रॉ करते हो टेकिंग रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू एनी ऑफ द वर्टेक्स, तो आपको एक सर्कल मिलेगा। टेकिंग रेडियस फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स, तो आपको एक सर्कल का फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे ये सर्कम सेंटर कहलाता है। और जो सर्कल बनता है, जो ये सर्कल बनता है, इसको हम लोग कहते हैं सर्कम सर्कल। इसको हम लोग कहते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, और यहाँ से ये जो लेंथ होती है, ये भी बना लिया जाए, लेट्स यूज गुलाबी कलर। यहाँ से जो ये लेंथ होती है, ये यहाँ से लेके ये रेडियस होती है और इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इट इज़ नोन एज द सर्कम रेडियस। दिस नोन एज द सर्कम रेडियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से जब भी आप ये बना रहे होगे तो उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, दिस इज नोन एज द सर्कम सर्कल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला जो होगा इसका सी का, सर्कम सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin of 2a प्लस sin of 2b प्लस sin of 2c। ठीक है, तो इनके साइंस को हमें यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ता है। कॉमा लगाओगे सेम बस y के साथ आ जाएगा। तो y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाय, अच्छा ये एक चीज़ समझना भाई, ये a है, ये b है, इसको अगर मैं c बोल रहा हूँ, लेट्स कॉल दिस एज c डैश, लेट्स कॉल दिस एज c डैश। ठीक है, नाम में क्या रखा है, ये जो c है वो एंगल c को बना रहा है, इसलिए बस मैंने चेंज कर दिया, बाकी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस विल बी sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। बस ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला बन के आता है फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। सो आई होप ये बात एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसकी हमें अब ज़रूरत कुछ खास है नहीं, तो वी कैन रिमूव दिस थिंग। या ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि कोई भी ट्राइंगल है, लेट्स टेक अ ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, फॉर एनी ट्राइंगल दिस इज ट्रू, फॉर एनी ट्राइंगल दिस इज ट्रू, जो आपका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर होता है वो एक कोलिनियर फैशन में बना होता है। तो लेट्स से ये आपका ऑर्थो सेंटर था, ये आपका सेंट्रॉइड था और ये आपका सर्कम सेंटर था। ठीक है, तो जो ये होता है एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। सो इन एनी ट्राइंगल O, G एंड C आर कोलिनियर। इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, आपका जो O, G एंड C हैं वो कोलिनियर होंगे। ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन जो ये सेंट्रॉइड होगा वो O और C को भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जो G है G डिवाइड्स O एंड C इन रेशियो
2:1, ठीक है, इन रेशियो 2:1। आई होप ये चीज़ भी समझ में अच्छे से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की, क्योंकि भाई एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो भी पॉइंट्स के बेसिस पे ही आता है। तो एरिया ऑफ ये ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट्स से इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए x1, y1, b है x2, y2 एंड c है x3, y3, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं और आपको इनको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसको एज अ हेडिंग ही याद रखना, बड़ा आसान सा है। डिटर्मिनेंट्स में भी आपने देखा होगा, यहाँ भी हम देख लेते हैं, बट पॉइंट की बात कर रहे थे तो बताना ज़रूरी था। सो जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट x1, x2, x3, यहाँ लिखेंगे y1, y2, y3, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 एंड 1। तो ये जो भी आंसर आएगा उसको मॉड के अंदर रखना है। जो भी आंसर आएगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड के अंदर रखोगे, तो बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आंसर आ भी रहा होगा तो उसको प्लस साइन के साथ लिख देना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो भाई, क्या ये बातें समझ में आ गई? ये बात अगर समझ में आ गई तो पॉइंट्स को आपने मास्टरी कर ली है, पॉइंट्स में आपने एकदम अच्छे से महारत प्राप्त कर ली है। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की, विच इज़ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बात करेंगे अपने मुद्दे की जो है एक स्ट्रेट लाइन। व्हाट आर स्ट्रेट लाइंस? स्ट्रेट लाइंस, सो भाई कोई भी लाइन हो, किसी भी तरीके की लाइन जो इस तरीके से दिख रही हो, इस तरीके से दिख रही हो, इवन इस तरीके से दिख रही हो या इस तरीके से दिख रही हो, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी बन रही हो, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? ये सारी की सारी आपकी स्ट्रेट लाइंस कहलाएंगी। ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। ओके, बेहतरीन बात समझ में आ गई। तो जो ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना लिया जाए, तो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। जो सबसे पहली चीज़ जानने वाली बात होती है आपकी वो होता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। यह है सबसे मज़ेदार और सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक कोई लाइन है, एक कोई भी लाइन है जो कुछ यूं इससे जा रही है, कुछ क्यों इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल ट्रेस करते हैं, दिस थीटा इज नोन एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कह सकते हो। दिस थीटा इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो ये थीटा क्या है? थीटा इज बेसिकली एंगल, थीटा इज बेसिकली एंगल made by the line with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, ठीक है। ये हो जाएगा आपका थीटा क्या मतलब, दिस इज द मीनिंग ऑफ थीटा। और जो ये थीटा की वैल्यू होगी, ये जो थीटा की वैल्यू होगी, दिस ऑलवेज लाई फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई। दिस थीटा ऑलवेज लाई फ्रॉम 0 से लेके पाई, ठीक है, पाई तक हम करेंगे, 180 डिग्री तक करेंगे, वरना वापस से वो इंक्लिनेशन चेंज होता रहता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to पाई, ठीक। अब इस थीटा के बारे में कुछ बातें जो ज़रूरी हैं जानना, वो क्या क्या हैं। देखो, अगर आप इस तरीके से एक्सिस बना रहे हो, ठीक है, ये एक्सिस हमने बना लिया। अगर लाइन इस एक्सिस के, अगर जो आपकी लाइन है इस एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर है, या फिर इस लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के या तो परपेंडिकुलर हो सकती है या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है। अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है
तो इस लाइन का जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, इस लाइन का जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। 90 एंड 0 डिग्री, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आपको समझने के लिए, ओके। नेक्स्ट हेडिंग इज स्लोप ऑफ अ लाइन। नेक्स्ट हेडिंग इज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो क्या है, कौन सी मुर्गी है स्लोप, ये भी समझते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन, तो अभी जो हम थीटा निकाल लेते, अगर मैं उसको बोल दूँ tan थीटा, थीटा के साथ में tan लगा दूँ, तो ये जो पूरी क्वांटिटी आएगी ये कहलाएगी स्लोप ऑफ द लाइन। ये क्या कहलाएगी? दिस इज़ नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन। और इस m की जो वैल्यू होती है, m विल बिलोंग्स टू फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। जो m की वैल्यू होगी वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगी, या ऐसा भी कह सकते हो कि नॉट डिफाइंड भी हो सकती है, और नॉट डिफाइंड में भी ये चीज़ आ सकती है, कभी डिफाइंड भी ना हो। तो नॉट डिफाइंड वाले बात कब उठेगी, कब हम बोलेंगे कि जो हमारा भाई थीटा है या जो स्लोप है वो डिफाइंड ही नहीं है। देखो डिफाइंड कब नहीं होता, वो देखने से पहले ये देख लो कि होता क्या है स्लोप। तो भाई देखो, ये आपने ऐसे लाइंस खींची, अब कोई लाइन इस तरीके से जा रही थी जो एंगल थीटा बना रही थी, कोई लाइन इस तरीके से जा रही थी जो आपका एंगल यहाँ पे थीटा बना रही थी। तो यहाँ पे m क्या tan थीटा अगर करोगे तो वो सीधा सीधा स्लोप आपका कहलाएगा, ठीक है। अब अगर यही लाइन, ऐसी जो लाइंस हैं ये, इसमें स्लोप डिफाइंड है। अब अगर ये लाइन्स हैं, दो स्पेशल केसेस ये हैं कि भाई एक लाइन आपकी ऐसे जा सकती है, एक लाइन ऐसे जा सकती है। तो इस लाइन के लिए जो m होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, इस लाइन के लिए जो m होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि इसका जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। और इसका जो m होगा, इस वाली लाइन का, इसका m 0 होगा। इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप 0 होगा। और फॉर एनी अदर लाइन इट्स tan थीटा। ये दो स्पेशल लाइन्स हैं, m इसका नॉट डिफाइंड होता है, तो वर्टिकल लाइन्स का स्लोप इज नॉट डिफाइंड। स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि भाई स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो ये चीज़ होती है स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में। अब क्या फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, ये सबको पता ज़रूर है, पर मैंने जैसे प्रॉमिस किया था बेसिक्स से बेसिक चीज़ बताना है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्लोप, ठीक है। क्या फॉर्मूला यूज़ होता है स्लोप निकालने का, उस फॉर्मूले की भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखो भाई, तो लेट्स से आपकी ये लाइन है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये लाइन ऐसे जा रही थी। अब ये जो लाइन है वो एक पॉइंट ए से जा रही है, एक पॉइंट बी से पास होते हुए जा रही है। अब चाहे मैं इस थीटा की बात करूँ या फिर यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इस थीटा की बात करूँ, ये दोनों जो थीटा होंगे वो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? इक्वल इसलिए होंगे बिकॉज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये जो थीटा होंगे यहाँ पे आपके इक्वल होंगे। तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, देखो स्लोप निकालना है यानी m इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो स्लोप समझो, ये आपका जो पॉइंट A होगा ये आपका x1, y1 होगा, पॉइंट B इज x2, y2। तो जो m होगा दैट इज सिंपली भाई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये होता है आपके स्लोप का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप, ठीक है। ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। और इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे मैंने इस कंस्ट्रक्शन को पूरा कर दिया कुछ इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये वाला जो है इसका डिस्टेंस यहाँ से जो है वो y1 है। यानी ये जो लाइन आएगी BC ये आ जाएगी y2 माइनस y1, और ये वाली जो लाइन आएगी ये आ जाएगी आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ x2 माइनस x1। तो जब ये x2 माइनस x1 है, y2 माइनस 1 है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी एग्जैक्टली ये होता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्लोप। अगली बात कर लेते हैं इंटरसेप्ट्स की। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट्स क्या होती हैं? इंटरसेप्ट बेसिकली वो डिस्टेंस होती हैं जो लाइन कट करती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। इंटरसेप्ट्स वो डिस्टेंस होती हैं जो लाइन कट करती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। सो देखो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है,
मैं अब एक्स वाई नहीं लिख रहा हूँ, यू गेट द पॉइंट कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या है, आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इस लाइन ने जो इस वाई एक्सिस पे कट किया ओरिजिन तक, इसको हम लोग कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसको क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट। दिस नोन एज वाई इंटरसेप्ट। और जो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ गए? तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप समझ गए हो। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका एक्स इंटरसेप्ट हो सकता है, जो आपका एक्स इंटरसेप्ट हो सकता है, वो हो सकता है पॉजिटिव भी, वो हो सकता है नेगेटिव भी, और ज़ीरो भी हो सकता है। जो आपका वाई इंटरसेप्ट है, ये भी क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव अगर पॉजिटिव साइड पे कट कर रहा है, नेगेटिव अगर नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है, या ज़ीरो अगर वो कट ही नहीं कर रहा एक्स या वाई एक्सिस को, तो वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ केसेस देख लेते हैं कि कब एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और ज़ीरो होगा। ये बहुत सारे कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिए हमने और इन पे बनाएंगे लाइंस। अब इन पे बनाएंगे लाइंस। तो देखो, अगर कोई लाइन है वो यहाँ से एकदम बीचों बीच से पास हो रही है, तब क्या होगा? या फिर कोई लाइन है जो इस तरीके से पास हो रही है, तब क्या होगा? या फिर ऐसे पास हो रही है, तब क्या होगा? और दिस कैन ऑल्सो बी द केस। तो इस तरीके की लाइंस आपकी बन सकती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब देखो, यहाँ पे ना ये एक्स एक्सिस पे कुछ काट रही है, ना ये वाई एक्सिस पे कुछ काट रही है, तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा, जो इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा वो ज़ीरो होगा, और जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो भी ज़ीरो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एक्स एक्सिस पे लाइन कटा है, ये पॉजिटिव कटा हुआ है ना? तो इस पॉइंट, अगर मैं इसको बोलूँ लेट से ये पॉइंट ए है, और ये जो है ये नेगेटिव साइड कटा है बी यूनिट्स का, तो नेगेटिव है। इसको हम लेट से पॉइंट ए बी क्या, इसको बोल दो, देखो इनके कोऑर्डिनेट्स ही लिख लो। इसको मैं बोल सकता हूँ, चलो ये 1,0 हो गया, और ये पॉइंट आ गया आपका 0,-2। ठीक है, 0,-2। तो इस पे जो x इंटरसेप्ट आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे जो x इंटरसेप्ट है वो 1 आ रहा है, और जो y इंटरसेप्ट है वो आपका -2 आ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? -2। ये इंटरसेप्ट मेरे को बता रहा है। सिमिलरली लेट्स कॉल दिस एज -3,0 और 0,4। तो यहाँ पे जो आपका x इंटरसेप्ट है वो है नेगेटिव, वो है -3, और जो y इंटरसेप्ट है वो है +4। यानी कि जो डिस्टेंस है बेसिकली ये 4 यूनिट का है, और ये जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट्स का है, लेकिन उल्टे साइड है, इसीलिए आपका -3 लिख के आ रहा है। ये वाला पॉइंट देखो, इसको कह लेते हैं -2,0, और ये 0,-3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये वाला, ये 3 यूनिट है, ये डिस्टेंस आपका 2 यूनिट है, लेकिन जो x इंटरसेप्ट है वो -2 होगा, और जो y इंटरसेप्ट है वो -3 होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कुछ भी इंटरसेप्ट्स आ सकते हैं। वो कैसे आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, है ना? अब बेसिकली जो मेन मुद्दा है पूरा इन सब चीज़ों को सीखने का, वो है इक्वेशन निकालना लाइन की। जितनी भी इक्वेशन वाली चीज़ें होती हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल और स्ट्रेट लाइंस, इसमें सिर्फ आपसे इक्वेशन ही पूछी जाती है, और 2-4 चीज़ें उससे रिलेट करके पूछ ही जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्लास 10th में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा डर लगता था आप लोगों को। अभी देखना शायद वो डर निकल चुका होगा, तभी आप जेई की तैयारी कर रहे हो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो इसमें ना ये कर लेते हैं, वेट, इसको भी कॉपी कर लिया जाए, क्योंकि कई तरीके की इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट, जो पहला और बहुत ही बेसिक सा होता है, वो होता है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो होता है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अगेन देखो, इसमें क्या होता है, आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, इसमें आपको स्लोप पता होगा, आपको यहाँ पे एक स्लोप पता होगा, और आपको
उस किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे। लेट्स से एक लाइन यहाँ से जा रही है, वाइट कलर की लाइन ले लेते हैं, एक लाइन इस तरीके से पास होते हुए जा रही है, इसके जो पॉइंट, जिस पॉइंट से पास होते हुए जा रही है उसको हम लोग कह रहे हैं x1, y1। ये पॉइंट से पास होते जा रही है और मुझे इसका स्लोप पता है, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो है m, स्लोप है m। तो जो पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन आएगी वो सिंपल सी इक्वेशन ये है कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज द पॉइंट इक्वेशन लाइन की फॉर्म, ठीक है। इस इक्वेशन को ही हम लोग कहेंगे दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म, दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर? तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, बस समझने वाली बातें हैं, समझते रहो और करते रहो। अब क्या होगा, अगर एक लाइन है कुछ इस तरीके से पास हो रही है और इसका स्लोप नहीं मालूम, लेकिन दो पॉइंट्स पता है, एक पॉइंट ए है जिसको हम x1, y1 बोल रहे हैं, और एक पॉइंट बी है जिसको हम x2, y2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो मुझे क्या करना है, इसका मैं डायरेक्टली स्लोप निकाल सकता हूँ, इसका मैं बहुत आराम से स्लोप निकाल सकता हूँ। मुझे स्लोप पता नहीं है, लेकिन स्लोप निकालना हमने सीखा था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो जो पुराना फॉर्म था, अच्छा ये आप यहाँ पे लिख लो, सेकेंड पॉइंट है 2 पॉइंट फॉर्म। ये क्या है, आपको 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिए हैं और इनका आपको निकालना है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में आपको बस जो लिखा था उसमें वैसे लिखना है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था, x माइनस x1, राइट, x माइनस x1, इतना आपने लिख लिया। अब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू रखनी थी, m था, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा सीधा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो बेसिकली उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है जो अभी हमने पीछे किया, उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये होता है आपका 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज तीसरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये फॉर्म क्या कहता है, ये फॉर्म ये कहता है कि इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, if you have a straight line passing from the coordinate axis, कुछ इस तरीके की लाइन जो इस तरीके से आपकी पास हो रही थी, और आपको इस लाइन का स्लोप पता है, स्लोप इज इक्वल टू m, और ये जो डिस्टेंस है ये पता है c, ये क्या है, y इंटरसेप्ट है। और अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप किसी भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो बाय सेइंग कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म अगर कोई है तो वो यही है, द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। और अगर मैं सेम लाइन को ले लूँ, सेम लाइन को ही, इसको ही ले लूँ, और मुझे इसका स्लोप नहीं मालूम, ठीक है, इफ़ आई टेक द सेम लाइन एंड आई डोंट नो द स्लोप ऑफ द लाइन, तो ये आ जाता है आपका 4th पॉइंट में, विच इज़ नोन एज द इंटरसेप्ट फॉर्म, विच इज़ नोन एज द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, ये आपकी लाइन यहाँ से पास हो रही है और ये इस पे जो इंटरसेप्ट बना रही है, y इंटरसेप्ट बना रही है, लेट्स से y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b, एंड यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बना रही है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a। मतलब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो ये a यूनिट्स है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे a, 0, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो b यूनिट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b। तो इस इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। तो ये लिख रहे हो या ये लिख रहे हो, बेसिकली आप सेम चीज़ को लिख रहे हो। याद करने के लिए जो भी आपको बेहतरीन लगे आप उसको कर सकते हो, ठीक है भाई। ये चीज़ आपकी हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर नेक्स्ट जो फॉर्म आता है हमारा वो आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। जो नेक्स्ट फॉर्म आता है वो आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो 5th है ना, 4th या 5th,
फिफ्थ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक मतलब एक पैरामीटर आपको यहाँ जुड़ जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है वो समझो कि लेट्स से यू हैव अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस तरीके से आपका ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ से आपकी एक लाइन पास हो रही है कुछ इस तरीके से, और मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ ओरिजिन से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ इस पे मैं ओरिजिन से। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये परपेंडिकुलर मैंने लाइन के ऊपर ड्रॉ करी है ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। सो इसका जो इक्वेशन आएगा पैरामेट्रिक, सॉरी ये आपका है नॉट द पैरामेट्रिक विद नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दिस इज नोन एज द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर तो नहीं ले रहे, सिर्फ एक एंगल पता होना चाहिए और इसका परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो p होनी चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनना चाहिए अल्फ़ा। लेकिन ये अल्फ़ा लाइन का एंगल नहीं है, ये उस परपेंडिकुलर का एंगल है जो लाइन के ऊपर हमने ड्रॉप की है। और थीटा की अगर बात करें तो थीटा तो इधर होता है, ठीक है, दिस इज़ योर थीटा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा यहाँ पे एक एंगल है। तो इस केस में जो इक्वेशन आएगी इस वाली, इसको अगर लाइन एल बोल रहा हूँ तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इस येलो लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस y अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। ये कहलाती है आपकी नॉर्मल फॉर्म, ये कहलाती है आपकी नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। जहाँ पे आपको अल्फ़ा और p के वैल्यू पता है तो आप इसमें निकाल सकते हो। इस फॉर्म को हम परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर यहाँ पे सेम चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, देखो नेक्स्ट है एंड लास्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक लास्ट में ही पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म, सो अगेन वी हैव लाइंस की बहुत भाई इस समय डिमांड है यहाँ पे। सो इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, और यहाँ से आपकी एक लाइन पास हो रही है, लेट्स कॉल दिस येलो लाइन, और लाइन कुछ इस तरीके से पास हो रही है, यहाँ पे लाइन कुछ इस तरीके से पास हो रही है, और ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा भी बोल सकते हो आप, अल्फ़ा भी बोल सकते हो। यहाँ पे मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, और यहाँ मुझे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मालूम ओरिजिन से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो बढ़िया था, मेरा काम हो जाता, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब नहीं मालूम है, लेकिन एक पॉइंट ज़रूर मालूम है, लेट्स कॉल दिस एज x1, y1। तो जब ये चीज़ मालूम होगी तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म की जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी, देखो जो इक्वेशन होगी दैट इक्वेशन विल बी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। पिछले में प्लस था, यहाँ पे इक्वल टू होगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, एंड दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू द लैम्डा। ये कांस्टेंट के बराबर आते हैं एंड ये लैम्डा कहलाता है। तो दिस इज़ द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे जो लैम्डा है वो एक रियल नंबर है, और जो लैम्डा है वो एक पैरामीटर कहलाएगा। लैम्डा यहाँ पे पैरामीटर है, अल्फ़ा नहीं, ठीक है। लैम्डा आपका क्या है, एक पैरामीटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। सो ये चीज़ें इक्वेशन ऑफ अ लाइन में आपको ज़रूरी हैं, और यही 6 टाइप के इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी बनती हैं, ठीक है। अगर यही चीज़, अच्छा एक चीज़ हम इसको और कह सकते हैं, इसमें एक इक्वेशन और लिखी जा सकती है, इसमें एक इक्वेशन और लिखी जा सकती है विच इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। अल्फ़ा को हटा दें, मुझे उस पॉइंट की ज़रूरत है। सेवेंथ में आप ये लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये अगर कभी दे दिया तो भी घबराने का नहीं है, कैसे बस करना है वो समझो, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे, पॉइंट ए होगा x1, y1, एक पॉइंट बी होगा
x2 कॉमा y2 और एक कोई रैंडम पॉइंट x एंड y होता है, तो इसकी जो इक्वेशन बन के आती है वो आती है, मैं लिख दे रहा हूँ x1 x1 y11 x2 y21, बस दैट्स इट, एंड इक्वल टू 0 लिख देना। ये जो डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0 करोगे, ओपन करने के बाद आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन ही आपको बन के मिलेगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको बन के मिलेगी। ये हो गया आपका इक्वेशन इसकी, ठीक है। 8th पार्ट, एट्थ पार्ट में दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल फॉर्म आप आमतौर पे यूज़ करते ही करते हो। एक लाइन अगर आपको इस तरीके से दी है तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होती है इन 2 वेरिएबल्स, द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अब टॉपिक ही बदल गया। टॉपिक ये है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, अगर मैं 2 लाइन बना दूं और उनके बीच के एंगल की बात करूं, और एंगल मतलब मैं अक्यूट एंगल की बात कर रहा हूं। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स यानी मैं यहाँ पे अक्यूट एंगल की बात कर रहा हूँ, ऑब्ट्यूज नहीं। तो वी हैव 2 लाइन्स, समझो इसको। एक लाइन ये हो गई एंड दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से हो गई, इसको कलर चेंज करके ये रह देते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो ये एंगल बन रहा है, इनके बीच का जो ये एंगल बन रहा है थीटा, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। ये थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। अगर मुझे मालूम है इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो m1 है और इस वाली लाइन जो ये वाली लाइन है इसका जो स्लोप है वो m2 है, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी, उसको हम tan थीटा से निकालेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है। tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, और ये चीज़ जो होगी मॉड में होगी, यानी जो भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव आपको नहीं लेना। दिस इज़ द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बिटवीन 2 लाइन्स। कंडीशंस ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ये बेसिकली नेक्स्ट हेडिंग ही है आपकी। देखो आप कैसे 3 पॉइंट्स को प्रूव करोगे कि वो 3 पॉइंट जो हैं वो आपके कोलिनियर हैं। इसके आपके पास 3-4 तरीके होते हैं। तो तरीके क्या हैं, एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पे लेट्स से आपकी एक लाइन थी, इसमें पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, एक पॉइंट सी था। अगर आपको इसको प्रूफ करना है कि ये लाइन्स कोलिनियर हैं या नहीं है तो तुम ऐसे कर सकते हो। देखो पहला जो तरीका है, देखो ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट, ए बी सी आर कोलिनियर। इसको प्रूफ करने के मेरे पास कई तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि मैं डिस्टेंस ए बी निकालूँ, मैं डिस्टेंस बी सी निकालूँ, इन दोनों को ऐड करूँ और दिस डिस्टेंस मस्ट ऐड अप टू ए सी। पहला तरीका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं ये काम कर सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी इट शुड बी इक्वल टू ए सी। दूसरा तरीका क्या है, मैं सेक्शन फॉर्मूले से कर सकता हूँ। सेक्शन फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा, मैं इसको k/1 लूँगा। सेक्शन फॉर्मूले में व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको k/1 लूँगा और कोई एक रियल वैल्यू आ जानी चाहिए। अगर रियल वैल्यू आ रही है यानी ये इसको किसी न किसी भी उसमें डिवाइड कर रहा होगा। तीसरा और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट है कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की कंसेप्ट से करूँ। तो सर इसमें एरिया तो है ही नहीं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल के कंसेप्ट से मैं इसको निकालने की कोशिश करूँ। ट्राइंगल ABC। अब आपको ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन है तो ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो एरिया कितना होगा, 0 होगा। ये मेथड आपको करना है। तो आपको प्रूव ये करना है कि भाई हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर आ रही है, इफ़ दिस इज़ इक्वल टू 0, देन हमारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स
कोलिनियर हैं। चौथा पॉइंट ये है कि आप इनका स्लोप निकाल सकते हो। अगर आप स्लोप ऑफ ए बी निकालते हो वो स्लोप ऑफ ए सी के बराबर हो जाता है, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए सी के बराबर हो जाता है, देन यू कैन से कि ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। फिफ्थ जो तरीका है वो है बाय फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, बाय फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जो फिफ्थ तरीका उसमें करेंगे क्या, आप ए बी की इक्वेशन निकालोगे, एक लाइन की इक्वेशन बन के आ जाएगी, उसके अंदर आप ये सी के कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट्स डाल दोगे, आप बता पाओगे कि हाँ ये आपकी जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, मतलब ये जो पॉइंट है, अगर इसको हम x1 y1 बोल रहे हैं, इसको x2 y2 एंड इस x3 y3, ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वी कैन से कि हाँ इक्वेशन ऑफ अ लाइन से कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ठीक है, चलो भाई अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि द कंडीशन फॉर द लाइन टू बी पैरेलल, फॉर द लाइन टू बी पैरेलल। ठीक है, क्या कंडीशन होगी लाइन के पैरेलल होने की, ये बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द कंडीशन लाइन टू बी पैरेलल। देखो बड़ा आसान सी चीज़ है कि आपके पास दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अगर इसका स्लोप जो है वो m1 है, इसका स्लोप जो है वो m2 है, इसका स्लोप जो है वो m2 है, इनका अगर रेशियो निकालो 1 आ जाए, इफ़ m1 अपॉन m2 इज़ इक्वल टू 1, देयरफॉर यू कैन से कि लाइन पैरेलल है। और डायरेक्टली आप यहाँ पे कह सकते हो कि दिस m1 विच इम्प्लाइज m1 इज़ इक्वल टू m2। तो अगर दो चीज़ों के स्लोप बराबर हैं, दो चीज़ों के अगर स्लोप, दो लाइंस के अगर स्लोप बराबर हैं तो वो लाइंस भी बराबर होंगी। ठीक है, वो लाइंस भी यहाँ पे बराबर होंगी, इसको नोट करके लो। इसके बाद यही चीज़ अगर होती, यही चीज़ होती परपेंडिकुलर के लिए, कंडीशंस फॉर द लाइन टू बी परपेंडिकुलर। कैसे लाइन परपेंडिकुलर होंगी, देखो भाई, कंडीशंस फॉर द लाइन टू बी परपेंडिकुलर। तो अगर दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों आपस में अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी तो कैसे पता चलेगा 90 डिग्री बना रही या नहीं बना रही। इसका स्लोप m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप m2 मान लेते हैं। ठीक है, इसका स्लोप m1 मान लिया, इसका स्लोप हमने m2 मान लिया, स्लोप से पता चलेगा। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है m1 और m2 का, m1 m2 n2 अगर आपको -1 देता है, m1 और m2 अगर आपको -1 देता है, तो आप ये कह सकते हो दिस इम्प्लाइज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ये टॉपिक बढ़िया है, टॉपिक इसलिए बढ़िया है, देखो क्यों। अगर आपके पास देखो एक लाइन थी, ये आपके पास लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म में इक्वेशन है। इस फॉर्म में ले लो या y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले लो, इसकी जनरल फॉर्म इक्वेशन ये भी ले सकते हो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के तुमने फॉर्म में ले लिया। ठीक है, ये हो गया। जो एक और लाइन होगी जो इस लाइन के पैरेलल है, जो लाइन है वो अगर इस लाइन के पैरेलल, इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी होगी, तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, अगर ये c1 था तो ये अब c2 हो जाएगा, यानी जो स्लोप है वो सेम रहेगा, जो स्लोप है वो सेम रहेगा। ये आपकी गिवन लाइन थी, दिस इज योर गिवन लाइन, और ये लाइन आपकी पैरेलल लाइन है। तो इक्वेशन कैसे आई, स्लोप सेम है, c1 c2 बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और वी कैन से अगर मेरे पास दिया ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी वो भी होगी ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो डिफर करेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है। ठीक है, ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिव परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन।
तो इस जगह पैरेलल की जगह बस क्या कर देंगे हम यहाँ पे, परपेंडिकुलर कर दे रहे हैं, पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर कर दिया। तो देखो कुछ इस तरीके से लाइन थी, समथिंग लाइक दिस। इसकी इक्वेशन आपको दी थी, इसकी इक्वेशन दी थी मैंने ax प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी इक्वेशन निकालना बड़ा आसान सा है। इसकी इक्वेशन जो निकालोगे भाई, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है, आप इस बात से कंफर्म हो। इसकी जो इक्वेशन आएगी, इस वाली लाइन की इक्वेशन आएगी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विल ऑलवेज बी, देखो क्या होगा, इनके जो साइन कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाएंगे और नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इट विल बी बी एक्स माइनस ए वाई, हमेशा ये आप कर सकते हो सेफली। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये चेंज होकर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगली बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, रिकॉर्डिंग चली ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन की बात करेंगे। और यहां पे देखो क्या होगा, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन इस तरीके से गिवन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन दी है। और ये जो पॉइंट है ये दिया आपको x1 कॉमा y1। तो हम इसमें ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बेटा देखो डिस्टेंस तो फिर ये भी है, डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस बहुत सारी हैं, बट व्हाट वी फोकस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। what we focus is the shortest distance, and shortest distance is always perpendicular to the line। तो बेसिकली हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लाइन से, इस पॉइंट से लेके लाइन के ऊपर तक की। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और यही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो इसको निकालने, अगर मैं इसको डी बोलता हूँ, इफ आई कॉल दिस एज पॉइंट ए बी बोलो, डी बोलो, इसको मैं अगर डी बोलता हूँ तो दिस डी इज बेसिकली इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस लाइन की जो इक्वेशन थी उसके अंदर आपको x की जगह पे x1 रखना था, y की जगह पे y1 रखना था, और डिवाइड करना था स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको मैं एम्फसाइज नहीं कर सकता कितना इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक, नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। नेक्स्ट इज distance between two parallel lines। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। तो भाई समझो, आपके पास ना ये लाइन थी, कुछ इस प्रकार से लाइन थी, कुछ इस प्रकार से लाइन थी, दोनों लाइन आपस में पैरेलल थी, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर पैरेलल लाइन है तो उनका जो ए बी के टर्म्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे। तो इस लाइन की जो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इस लाइन को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके बीच की डिस्टेंस मिल जाए, मैं चाह रहा हूँ मुझे इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, वो डिस्टेंस होती है d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। ठीक, सो फार सो गुड, बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली है। जब भी आप इक्वेशन लिख रहे हो, ये मत करना कि C1 को राइट में लिख दिया, C2 को लेफ्ट में लिख दिया, तब ये काम किया, तो ये काम आप नहीं कर सकते हो। सो यू हैव
2 पॉइंट्स टू रिमेंबर। इस केस में पॉइंट्स टू रिमेंबर आप ले लो भाई। क्या पॉइंट्स याद रखने? पॉइंट्स आपको ये याद रखने बेटा कि जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि C1 एंड C2 मस्ट बी on the same side, on the same side, either both in LHS और RHS, दोनों ही या तो LHS में लिखोगे या तो राइट हैंड साइड में लिखोगे इक्वल टू के। दूसरा, कोफिशिएंट्स A एंड B या कोफिशिएंट्स ऑफ X एंड Y of both lines must be same। तो ये 2 पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको ये काम करते हुए, ठीक है। पॉइंट्स रिमेंबर, C1 C2 सेम साइड होनी चाहिए, दोनों या तो LHS में हो या दोनों RHS में हो, दोनों साइड। राइट में सबसे बेस्ट काम क्या करो कि हमेशा राइट में 0 बनाओ और सब कुछ लेफ्ट में लेके सॉल्व करना है। अगर आपको मिलता है कि ये कोफिशिएंट डिफरेंट हैं लेकिन लाइन पैरेलल हैं, पता है ना, ट्वाइस, तो उसको डिवाइड भी करना होगा कोफिशिएंट्स सेम बनाने के लिए। सो ये आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। आगे बात करते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम की, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज़ आप समझ गए हो तो एरिया निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। एरिया निकालना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका मेरे को ना एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करना है। सो इफ आई मेक अ पैरेललोग्राम लाइक दिस, यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम बना सकता हूँ कुछ इस प्रकार का। ये आपका पैरेललोग्राम बन गया और इसकी जो साइड्स की इक्वेशन होंगी वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। देखो भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और ये आपका हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लाइन्स पैरेलल हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सेम होने ही होंगे। अब यहाँ पे भी देखो क्या होगा, यहाँ पे इट विल बी समथिंग लाइक दिस, a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। अब c1 नहीं ले सकते, ये वैल्यू हम लिख चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो इस वाली साइड की इक्वेशन होगी वो होगी a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसके अगर देखो सिंपल सा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेसिकली हाफ इनटू, सॉरी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। हाइट इसमें क्या है, हाइट इसमें ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट, और बेस आपका यहाँ पे ये हो जाता है। सो निकालने का जो तरीका है वो सिंपल सा है। जो एरिया आएगा इसका, जो एरिया आएगा इसका वो आएगा मॉड के अंदर C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2, ठीक है। C1 माइनस D2 इंटू D1 माइनस D2, मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई हमें करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेना है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है m1 माइनस m2 से, डिवाइड करना है m1 माइनस m2 से। ये सब कुछ मॉड के अंदर है, ये एरिया आ जाएगा। m1 क्या है, m1 है इस लाइन का स्लोप, m1 इस लाइन का स्लोप है, और m2 क्या है, इस लाइन का स्लोप। अब अगर इसका m1 है डेफिनेटली इसका भी m1 होगा और इसका डेफिनेटली m2 होगा। तो ये आपका निकल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, बहुत आसान है। आप देखो एरिया इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि अगर आप एक पैरेललोग्राम बना रहे हो, एक अगर आप इधर छोटू सा पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो P1 है, यहाँ से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाले साइड का वो कुछ यहाँ पे आएगा, इसको P2 बोल देते हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ पे P2 है, ठीक है। तो इसका अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो तब भी आप एरिया निकाल सकते हो। जो एरिया की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी P1 P2 कोसेक थीटा, P1 P2 कोसेक थीटा, एंड दिस थीटा इज बेसिकली ये वाला एंगल, दिस इज द थीटा। थीटा इज बेसिकली दिस वाला एंगल,
ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको, ये आपको कर लेना है। तो एरिया निकालने का ये भी तरीका होता है और एरिया निकालने का ये वाला तरीका सबसे बेहतरीन होता है जब आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन यहाँ पे दी गई हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो हमने सर्कल्स में भी इसकी बात करेंगे। अगर आप इसको लाइन से देख रहे हो तो सर्कल्स आप इसके बाद देखिएगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to a line, या position of point with respect to a line, position of 2 points actually, say position of 2 points with respect to a line। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसका position of a 2 points का लेना देना क्या है ये समझो। जो points उसकी कोई भी एक लाइन है, समझ जाते हैं अभी भाई, कोई भी आपकी एक लाइन है, एक लाइन इधर बना लेते हैं, एक लाइन यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, और 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट आपका A है जो x1, y1 है, x1, y1 है। एक पॉइंट आपका B है जो x2, y2 है। वो दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में भी लाई कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है जो पॉइंट A है x1, y1, और एक पॉइंट B है x2, y2, वो लाइन के डिफरेंट साइड में भी लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि वो सेम साइड में लाई कर रहे हैं या डिफरेंट साइड में लाई कर रहे हैं, ये भी देख लो। अब इनकी जो लाइन की इक्वेशन है, दोनों लाइन की इक्वेशन मैं सेम अभी लिख रहा हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी भी इक्वेशन वही है, इसकी भी इक्वेशन वही है, दोनों की इक्वेशन आपकी सेम है लाइन की। ठीक है, तो अगर सेम साइज सेम साइड पे लाई करेंगे तो जो दोनों का साइन आएगा, इनको अगर मैं लाइन से इसकी दूरी देखूंगा तो जो दोनों का साइन आएगा, या फिर जब वैल्यू रख दूंगा खाली, तो जो दोनों का साइन आएगा दैट मस्ट बी ऑफ द सेम साइन। अब ये पॉइंट लाइन के ऊपर तो लाई नहीं कर रहे, तो जीरो तो नहीं आएगा, कंफर्म ना। अगर पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उस पॉइंट की, उस लाइन की इक्वेशन जीरो होती है, लेकिन ये पॉइंट लाइन के ऑन आइदर साइड है, इधर उधर भी हो सकते, उधर भी हो सकते हैं। तो जो इनके जो साइंस होंगे वो या तो पॉजिटिव आएंगे या तो नेगेटिव आएंगे। अगर वो नीचे साइड होगा तो नेगेटिव देगा, ऊपर साइड होगा तो पॉजिटिव देगा। लेकिन इन आइदर ऑफ द केसेस पॉइंट्स की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लाइन के ऊपर या नीचे, वो हम ऐसे बता सकते हैं, वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इधर रख रहे हैं या तो दोनों पॉजिटिव आ रहे होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के भी पॉजिटिव साइन मिलेगा, और दोनों सेम साइड पे दोनों नेगेटिव भी आ रहे हैं तो दोनों मिला के भी पॉजिटिव साइन ही मिलेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर हम इन पॉइंट्स को हम रख लेते हैं ax1 प्लस by1 प्लस सी इंटू ax2 प्लस b/2 प्लस सी, इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अगर ये चीज़ है तो मैं कहूँगा कि जो मेरे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स A एंड B बोथ लाई on the same side of the line, on the same side of the line। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि भाई इसका अगर पॉजिटिव आ रहा है इधर नेगेटिव आएगा, या इसका नेगेटिव होगा तो इसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या मिलेगा हमें, ax1 प्लस by1 प्लस सी इंटू ax2 प्लस by2 प्लस सी शुड बी लेस देन 0, ये मिलेगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि A एंड B lie on opposite sides of the line, lie on opposite sides of the line। ठीक है, तो ये आपका A और B की रिस्पेक्टिव पोजीशन होगी, और यही मैं बात कर रहा था आपका कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। कॉन्करेंसी मतलब ये होता है कि तीनों लाइंस एक सेम पॉइंट से पास कर रही हो, तो कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। 3 और मोर भी हो सकता है, बट हम 3 की अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। तो अगर आपकी जो 3 लाइंस हैं वो ऐसे पास कर रही हैं, एक लाइन ये हो गई,
और एक लाइन कुछ इस तरीके से हो गई, तो इसको हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस पासिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा ये इनका कॉन्करेंट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, कैसे बताओगे कि लाइंस कॉन्करेंट हैं या नहीं है, उसको निकालने का तरीका देखो भाई। ये वाली जो लाइन है इसको पहली लाइन बोले, इसको कहते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इस वाली लाइन को, बीच वाली लाइन को हम बोल दे रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। और जो तीसरी वाली लाइन है यानी कि ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ रहा है। तो लाइन्स विल बी कंकरेंट, लाइन्स विल बी कंकरेंट। कब लाइन्स कंकरेंट होंगी? इफ जो इनके आपके कोफिशिएंट्स हैं, जो आपके कोफिशिएंट्स हैं यानी a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, अगर इनका जो डिटर्मिनेंट लो और वो 0 के बराबर आ जाए तो मैं कहूँगा कि मेरी लाइंस जो हैं वो कॉन्करेंट लाइंस हैं, मेरी जो लाइंस हैं वो कॉन्करेंट लाइंस हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्करेंसी की कंडीशन। ठीक, आगे नेक्स्ट टॉपिक, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, सो अज्यूम करो कि भाई तुम्हारे पास दो लाइन थी, तुम्हारे पास दो लाइंस थी कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, दो लाइंस आपकी जा रही थी और एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं। इस लाइन को हम L1 बोल देते हैं, इस लाइन को हम L2 बोल देते हैं, कुछ भी किसी को भी नाम दे सकते हो। इसकी जो इक्वेशन होगी L1 इक्वल्स टू 0 होगी, इसकी इक्वेशन L2 इक्वल्स टू 0 होगी, समझे? इसकी इक्वेशन L2 इक्वल्स टू 0 होगी, इसकी L2 इक्वल्स टू 0 होगी। अब यहाँ से आपकी इस जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ से आपकी इन्फिनाइट लाइंस पास होना पॉसिबल है। यहाँ से आपकी जो हैं वो इन्फिनाइट लाइंस पास हो सकती हैं, इस सेम पॉइंट से आपकी इन्फिनाइट लाइंस पास हो सकती हैं और इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, जो एक सेम कॉमन पॉइंट से पास हो रही हो, जो सेम कॉमन पॉइंट से पास हो रही हो। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन passing through from the intersection point of L1 equals to 0 and L2 is equals to 0 will be given by L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन ऑफ एनी लाइन। ये जितनी भी ग्रीन कलर की लाइन दिख रही हैं इन सब की इक्वेशन एक कॉमन होगी, वो ये होगी। और लैम्डा जो यहाँ पर आपका आ रहा है ये एक पैरामीटर है और लैम्डा इज इक्वल्स टू रियल नंबर। ठीक है, लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू अ रियल नंबर। बस ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका फैमिली ऑफ लाइंस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आराम से समझोगे, बहुत मज़ा आएगी पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की। अगर मैं ओरिजिन को अपने शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना, आसान सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ समथिंग लाइक दिस, एक जो मेरा है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसका जो ओरिजिन है वो 0,0 पे लाई करता है, और एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ जिसका मैं ओरिजिन ही शिफ्ट कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से बनाता हूँ कि जो उसका ओरिजिन होगा नया वो h, k पे लाई करेगा, वो h, k पे लाई करेगा। ठीक है, अगर मैं इसका नाम जो पुराना वाला मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस था, इसको स्मॉल x दे दूं और इसको स्मॉल y दे दूं, इसको स्मॉल x स्मॉल y दे दूं, स्मॉल x डैश हो जाएगा, स्मॉल y डैश हो जाएगा। ठीक है, और इस बड़े वाले को जो मैंने अभी अभी बनाया है नया वाला, इसको कैपिटल X दे दूं और कैपिटल Y इसका नया नाम दे दूं, तो इनमें जो रिलेशन होगी वो रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगी।
तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि जो आपका ओरिजिन है वो शिफ्ट हो गया, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू h कॉमा के। जो 0,0 हुआ करता था वो अब h कॉमा के हो गया। तो अगर समझो ये 0,0 है, इससे मुझे अगर इसको 0,0 रिलेट करना होगा तो इस पॉइंट से मुझे h और k को सब्ट्रैक्ट करना होगा। समझो मैं इस पॉइंट पर हूँ, फॉर एग्जांपल ये 2 and 2 है, 2 and 3 मान लो, तो मुझे इसमें से 2 हटाना पड़ेगा, इसमें से 3 हटाना पड़ेगा, तब मेरा ये ओरिजिनल 0,0 बनेगा। ओरिजिन इन शुड बी इन सच अ वे, उसको 0,0 बनाने के लिए ओरिजिन शुड बी सच अ वे कि इसको 0,0 मैं कैसे बना सकता हूँ, इसको सोचो। इसको 0,0 मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, अगर इस कैपिटल X में से इस कैपिटल X को क्या करें, देखो इन दोनों को रिलेट करना है, तो जो कैपिटल X वाला ओरिजिन है वो ओरिजिनल वाले से h टाइम्स आगे है। जो कैपिटल X वाला ओरिजिन है, समझो जो कैपिटल X वाला ओरिजिन है वो ओरिजिनल से h टाइम्स आगे है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरा कैपिटल X है वो स्मॉल x माइनस h है, ठीक है। जो कैपिटल x है वो स्मॉल x माइनस h है, और जो कैपिटल Y है वो स्मॉल y माइनस k है। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज द शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन, जहाँ पे ओरिजिन को मैंने शिफ्ट करके कुछ इस तरीके से बनाया। अब इसको आप अपने अनुसार शिफ्ट कर सकते हो, एच के की कोई भी वैल्यू होगी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख दो, नेगेटिव पॉजिटिव डजेंट मैटर, आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स यहाँ पे निकलेंगे। जेई मेंस पे इस पे क्वेश्चन आते हैं तो वी आर गोइंग टू डू दोज क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। ओके, आगे बात कर लेते हैं एंगुलर बाइसेक्टर की। Next, let's talk about the angle bisector. Let's talk about the angle bisector. देखो बहुत ध्यान से यहाँ पे आँख कान सब खोल के देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको भी देखना, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर। तो अगर मेरे पास देखो दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन मेरी ये हो गई। भाई इतना ही रुकना तो फिर रुकना जाता है। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन मेरी ये हो गई। अब ध्यान से अगर नोटिस करो, मैं यहाँ पे एक लाइन कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, लाइंस कुछ परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना भी कोई जल्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो ये वाला एंगल बन रहा था, ये क्या था, ये आपका अक्यूट एंगल था, ये था आपका एक अक्यूट एंगल, राइट। जब हमने थीटा निकाला भी था। और जो ये वाला एंगल था आपका, ये वाला बड़ा वाला, दिस एंगल इज द ऑब्ट्यूज एंगल, दिस एंगल इज द ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन, जो डॉटेड वाली लाइन आप देख रहे हो, दिस ग्रीन लाइन इज नोन एज द अक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दिस लाइन इज नोन एज द अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि भाई जो लाइन, दो लाइंस के बीच में एंगल था, ये ग्रीन लाइन उसको बीच से काट रही है। सिमिलरली ये वाली जो लाइन होगी जहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल कट रहा होगा, दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो यही जो बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं, चाहे वो एक्यूट एंगल वाला हो या ऑब्ट्यूज एंगल वाला हो, इन्हीं की मेरे को इक्वेशन निकालनी है, इन्हीं एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है। सो अज्यूमिंग कि ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड इसकी जो इक्वेशन थी वो आएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी, तो मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि दो हैं, एक अक्यूट एंगल वाला एक ऑब्ट्यूज, दो निकलेंगे, तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर मेरे को निकालना है। तो ये इक्वेशन जो बनेगी बहुत सिंपल से, देखो ध्यान से देखना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये बनेगी आपकी a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट में ये a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर था, ये a2 का स्क्वायर एंड ये b2 का स्क्वायर आएगा। एंड क्योंकि ये दो इक्वेशन थी तो यहाँ पे मैं दोनों साइड मॉड लगाऊंगा,
मैं यहाँ पे दोनों साइड मॉड लगाऊंगा ताकि ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट दोनों की ही इक्वेशन मेरे को यहाँ पे मिल जाए। ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट दोनों की ही इक्वेशन इस से मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। और दिस कैन सिंपली बी रिटन एज, और दिस कैन बी रिटन एज, भाई देखो a1x है प्लस b1y है प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस, जब मॉड हटा तो प्लस एंड माइनस आ गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, दैट्स इट, बस खत्म। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की यहाँ बात होगी। तो देखो, एक जनरल इक्वेशन होती है कर्व की, किसी भी कर्व की हम बोल सकते हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 प्लस 2gx प्लस 2fy is equal to 0. This is the general equation. This is the general equation of any curve. ऑफ एनी कर्व। और देखो डिग्री 2 का कर्व है, ये डिग्री 2 का कर्व है, यानी बी वाई स्क्वायर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। सो कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा ये हमारा वैल्यू है या नहीं है? तो इसको हम डिनोट करते हैं एक डेल्टा साइन से, ठीक है। एक डेल्टा साइन आता है, इससे हम डिनोट करते हैं और ये बोलते हैं कि अगर जो ये ए बी एंड सी है, सॉरी सी रह गया, प्लस सी भी होगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो ये ए बी सी है इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ए बी सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी वाला कोफिशिएंट प्लस ट्वाइस ऑफ एफ जी एच करेंगे, समझना, ट्वाइस ऑफ यहाँ पे एफ जी एच होगा, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर, मतलब ये जो एक्स का कोफिशिएंट है वाई वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ये जो बी का कोफिशिएंट होगा वो एक्स वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर। बचा क्या, एच और सी बचा, तो सी एच स्क्वायर ले लेंगे, माइनस में सी एच स्क्वायर, ये आपकी डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपके डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये डेल्टा आ गया। एंड इफ दिस डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये 0 के बराबर होगी, देन दिस कर्व, जो अपना ये वाला कर्व होगा जो जनरल इक्वेशन में लिखी थी कर्व की, देन द अबव कर्व, इफ दिस इक्वल्स टू 0, देन द अबव कर्व will represent a pair of straight lines, will represent a pair of straight lines, ठीक है, will represent a pair of straight lines। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व की डिग्री 2 की इक्वेशन थी, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, बात कर लेते हैं अब कुछ और चीज़ों की भी। अगर जो स्ट्रेट लाइन्स हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, अगर वो ओरिजिन से पास हो रही हैं तो उनका एक अपना स्पेशल केस बनता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ straight lines passing through origin, pair of straight lines passing through origin, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ बना लेता हूँ, मेक अ कोऑर्डिनेट एक्सिस समथिंग लाइक दिस, और दो स्ट्रेट लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं कुछ इस तरीके से, एक लाइन ये वाली इस कुछ पास हो रही है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, ओके, और जो दूसरी लाइन है वो इस तरीके से यहाँ से पास होते हुए निकल रही है दो, लेकिन दोनों जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होनी चाहिए, जो दोनों लाइन है वो ओरिजिन से पास होनी चाहिए। तो जो ये येलो वाली लाइन है ये आपकी पास हो रही है, और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है
दैट एंगल इज नोन एज थीटा, दैट एंगल इज नोन एज थीटा। तो ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इनकी जो कंबाइन इक्वेशन आएगी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लाइंस, दिस पेयर मतलब पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो आएगी आपकी ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 0। ये आएगी आपकी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये पेयर की इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो इनके बीच का एंगल थीटा है ये भी निकाला जा सकता है जस्ट बाय सीइंग दिस। देखो जो tan थीटा है इसकी वैल्यू भी आराम से निकाली जा सकती है, ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ रूट में h² माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस b, h² माइनस AB डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो यहाँ से बस आपको कोफिशिएंट्स की वैल्यू रखनी है, बाकी विल गेट द वैल्यू, ठीक है। तो आप देख रहे हो, एक चीज़ समझो, अगर ये ज़ीरो हो जाता है यानी ये वाला जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो है, सो इफ़ दिस tan थीटा, इसको tan थीटा बोल लो या कुछ बोल लो, हम अंदर वाली वैल्यूज़ को देख रहे हैं, हम अंदर वाली वैल्यूज़ को देख रहे हैं। देखो इफ़ दिस h² इज इक्वल्स टू AB, इफ़ h² इज इक्वल टू AB, तो जो लाइन्स होंगी वो आपकी वो आइडेंटिकल होंगी, लाइन्स विल बी आइडेंटिकल, लाइन्स विल बी आइडेंटिकल, ठीक है। अगर दिस h² की वैल्यू ग्रेटर देन AB आ जाएगी तो लाइन्स विल बी डिस्टिंक्ट, जो लाइन्स होंगी वो आपकी डिस्टिंक्ट लाइन्स आएंगी। अगर इस h² की वैल्यू लेस देन AB आ गई तो आपकी लाइन्स इमेजिनरी होंगी, लाइन्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है। लाइन्स आपकी कैसी हो जाएंगी, आपकी लाइन्स यहाँ पे इमेजिनरी हो जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, बस ये चीज़ आपको समझनी थी यहाँ पे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाली चीज़ बस समझनी थी, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें आप और समझ सकते हो, अगर आपका ये a प्लस बी है, देखो अगर आपका a प्लस बी है ये कहीं ज़ीरो हो जाए, इसी चीज़ में समझो, अगर आपका जो a प्लस बी है, इफ़ दिस a प्लस बी यही ज़ीरो हो गया तब क्या करोगे। अगर आपका a प्लस बी ज़ीरो हो गया यानी कि और कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y², अगर यही चीज़ ज़ीरो हो गई यानी कि इसका मतलब सिंपल सा है कि जो लाइंस हैं विल बी परपेंडिकुलर, लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका देखो tan थीटा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड मतलब जो थीटा है वो 90 डिग्री पे लाई कर रहा है। तो आई होप ये चीज़ भी समझ में अच्छे से आ गई होगी। नाउ द लास्ट कंसेप्ट, एक आखिरी कंसेप्ट बचा है, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज द होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन तो ये होमोजेनाइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, आपके पास कुछ इस प्रकार का, पहले तो बना लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सीधा नहीं बन रहा पता नहीं क्यों, बट ठीक है। ये आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कोऑर्डिनेट एक्सिस बन रहा है। अब यहाँ पे एक कर्व है, कर्व कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ये थोड़ा सा और कर्व शेप में बना दें। कर्व जो है वो कुछ इस प्रकार का बन रहा है, एंड एक लाइन है जो इस कर्व से पास होते हुए जा रही है, एक लाइन है जो इस कर्व से पास होते हुए जा रही है, इसको हम ले लेते हैं नीली लाइन, ठीक है। जो कर्व से पास होते जा रही है कुछ इस लाइन, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये वाली लाइन है। तो इस जो कर्व है आपका, ये इसकी जो इक्वेशन है वो हमने अभी देखी थी, ये थी ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है। वो कर्व यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो कर्व यहाँ पे कुछ भी हो सकता है।
और जो ये वाली चीज़ लिखी है मैंने, इसकी जो इक्वेशन है लाइन की, ये Lx प्लस एम वाई इज प्लस एन इक्वल्स टू 0 है, प्लस एन इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है, वो कर्व की इक्वेशन है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे, जिस पॉइंट पे ये कर्व ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये कर्व ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से आई एम ड्रॉइंग 2 लाइन्स, वहाँ से आई एम ड्रॉइंग 2 लाइन्स ओरिजिन तक, वहाँ से आई एम ड्रॉइंग 2 लाइन्स ये आपका ओरिजिन तक, ठीक है, समझो इसको। यहाँ से मैं ओरिजिन तक की लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ड्रॉ किया, कहीं यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ से भी लेके, इसको थोड़ा नीचे कर लो, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट से लेके ये ओरिजिन तक कर लिया। अब ये जो लाइंस मेरी निकल के आई हैं, आई एम कॉलिंग दीज लाइंस एज L1 एंड L2। आई एम कॉलिंग दिस लाइन एज L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0। मुझे बताना ये है कि जो कंबाइंड इक्वेशन होगी L1 एंड L2 की, वो क्या होगी, ठीक है। कंबाइंड इक्वेशन होगी जो L1 एंड L2 की, क्या होगी, इसको हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए ज़रा ये चीज़ आप ध्यान गौर फरमाइएगा कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है Lx प्लस एम वाई इक्वल्स टू माइनस एन हम लिख सकते हैं, या फिर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज Lx प्लस एम वाई अपॉन एन इज इक्वल्स टू -1। ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ इसको। ये लाइन की इक्वेशन से मेरे को यहाँ पे मिल रही है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -n। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू 1 की है, दिस इज द वैल्यू 1। अब थोड़ा सा ध्यान से फिर से गौर फरमाइएगा, जो सेकंड डिग्री कर्व था उसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। जो सेकंड डिग्री कर्व था उसमें मैं थोड़ा सा अरेंज करके चीज़ों को लिख रहा हूँ। तो अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ इनकी, तो मैं लिख सकता हूँ कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस by², ये मैंने अलग कर लिया, प्लस में 2 कॉमन लेके gx प्लस fy कर दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने c ऐसे लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब पूरा जो खेल है वो यहाँ पे किसका है, वो यहाँ पर है आपका थोड़ा सा अरेंज करने का। हमें चाहिए क्या, हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 चाहिए। हमें चाहिए कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, लाइन 1 और लाइन 2 की जो कंबाइंड इक्वेशन है हमें वो निकालना है। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे चीज़ों में काम करूँ, तो इसकी जगह पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। ये बस तुम्हें समझाने के लिए, ताकि आप भूलो ना। यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। हमारी इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो इसकी कंबाइंड इक्वेशन बन के आएगी, जो कंबाइंड इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी, देखो, दिस विल बी ax² प्लस 2hxy प्लस by², ठीक है। और यहाँ पे आपका आया था प्लस में, जो प्लस था वो बन जाएगा माइनस साइन के साथ, आप लिख सकते हो। बस मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस में ट्वाइस ऑफ gx प्लस fy। और इस 1 की वैल्यू क्या थी, 1 की वैल्यू ये थी जो लाइन की एक्चुअल में इक्वेशन हमें यहाँ पे रखनी थी। तो 1 की जगह पे मैं रख दूंगा Lx प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय -n। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर ये रख रहा हूँ कि मुझे देखो, जो कंबाइंड इक्वेशन होती है लाइन की, वो डिग्री 2 में आती है। तो मैं सबकी बेसिकली डिग्री 2 को क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे डिग्री 2 क्रिएट हो गया। प्लस में मैं यहाँ पे c लिखूंगा, और यहाँ पे क्योंकि कुछ है ही नहीं इसीलिए मैं स्क्वायर कर रहा था, तो ये बन जाएगा आपका Lx प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय -n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो सबसे नीचे वाली इक्वेशन है, यही आपकी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ L1 एंड L2। तो इसी के साथ हमारी जो स्ट्रेट लाइंस थी वो यहाँ पे समाप्त होती हैं, एंड हमारा आज का वीडियो भी समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और स्ट्रेट लाइन समाप्त।